साथियों नमस्कार। मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। साथियों अभी हम पॉलिटी का भी अपलोड किए हैं जिसमें अनुसूचियाँ भारतीय संविधान की अनुसूचियों को अपलोड किया है और ये टेट और सुपर टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके दृष्टिगत हम जो है पारिस्थितिकी और पर्यावरण पर विशेष जोर दे रहे हैं। पारिस्थितिकी और पर्यावरण अभी तो हम केवल बायोस्फीयर आज थोड़ा सा पढ़ाएंगे जिसमें स्थल मंडल के कुछ संगठक और जो दो संगठक इसके हैं स्थल मंडल और वायुमंडल, ये दो संगठक के हम जो है पढ़ाएंगे। लेकिन इसके बाद जो आने वाला है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिसमें जैव विविधता के बाद जो जितने भी सम्मेलन हुए हैं जैसे क्योटो सम्मेलन, ओजोन का जो सम्मेलन या जलवायु परिवर्तन पे जो सम्मेलन हो रहा है या जितने भी जो है पर्यावरणीय सम्मेलन हो रहे हैं, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यह किस लिए होता है और कहाँ कहाँ हुआ है, जैसे कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ या क्योटो सम्मेलन हुआ या जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है इस पर कहाँ कहाँ जो ये सम्मेलन हुआ। तो ये जलवायु परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जैव विविधता बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चैप्टर आगे आने वाले चैप्टर हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको समझने के बाद ये जो आज का ये है कि इस कंपोनेंट को समझने के बाद अगले चरण में हम चलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम डेट को भी जरूर देखेंगे जैसे ओजोन दिवस कब है या पर्यावरण दिवस कब है या रामसर सम्मेलन कब हुआ, ये सब देखते हुए और जितने भी जैव विविधता के जितने भी हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं या जैव विविधता वाले क्षेत्र तो उनको भी हम अभी जैव विविधता भी समझेंगे। पहले थोड़ा सा हम समझ ले, फिर जैव विविधता का जो है कहाँ ज़्यादा क्षेत्र बन सकता है उसके विषय में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। लेकिन हमें ये जो बताना था कि इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो होगा वो बहुत ही सारे के सारे महत्वपूर्ण है, सभी जगहों से प्रश्न आने हैं। मैंने इसलिए सिस्टम से पढ़ाया, सीढ़ी वाइज सीढ़ी दर सीढ़ी की, कुछ इंपॉर्टेंट है कुछ अनइम्पॉर्टेंट, लेकिन मैं ये नहीं देखा कि खाली इंपॉर्टेंट ही पढ़ाया जाए। मैंने ये सोचा कि एक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाए कि जिससे कि कॉन्सेप्ट जब डेवलप हो जाएगा तो जो आगे आने वाले चैप्टर हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर हैं कॉन्सेप्ट के बाद तो वहाँ आपको पूरा समझ में आएगा। जैसे पर्यावरण का कॉन्सेप्ट, पारिस्थितिकी का कॉन्सेप्ट, पारिस्थितिकी तंत्र का कॉन्सेप्ट और जीव मंडल यानी बायोस्फीयर के कॉन्सेप्ट, जो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड जो हैं इसके बाद फिर जो बैठकें हुई हैं वो बैठकों को हम कराएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो अभी मित्रों हम शुरू करते हैं। सो जो जीव मंडल इसमें बायोस्फीयर जो हम बाद में बायोस्फीयर रिजर्व भी याद करेंगे और जो है नेशनल पार्क भी याद करेंगे। इस जीव मंडल के संगठक जो हैं वो दो संगठक हैं, एक स्थल मंडलीय संगठक है और दूसरा वायुमंडलीय संगठक है। जो ये स्थल मंडलीय संगठक है ये कंपोनेंट ऑफ लिथोस्फीयर, कंपोनेंट्स ऑफ लिथोस्फीयर, इसमें हमने देखा स्थल मंडल में हमने देखा कि पूरी पृथ्वी 29% हमने देखा 29% पे स्थल है, 29% पे स्थल है और बाकी हमने बताया 71% पे जो है जल है। यहाँ पे जो ये 29% जो ये 29% स्थल है, इस जो ये 7 महाद्वीप और 4 यानी कि 7 महाद्वीप एवं 4 बड़े महासागरों में, तो 71% ये 4 बड़े महासागर और बाकी बहुत सागर जिनको याद नहीं किया जा सकता, बहुत सागरों में विभक्त है जैसे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और बहुत सारे जो है इस तरह सागर हैं। और 4 जो बड़े सागर हैं जिसमें जैसे प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर के बाद अटलांटिक महासागर, इसको अंध महासागर भी कहा जाता है और तीसरा हिंद महासागर और चौथा आर्कटिक महासागर। बाकी 7 महाद्वीप को हम देख लेते हैं। यहाँ पे 7 जो महाद्वीप हैं बड़े बड़े, जिसमें सबसे बड़ा जो है एशिया और इसका हम यहीं पे परसेंटेज भी देख लेते हैं। एशिया 29
29.5। हालांकि एक बार मैंने इसको बताया भी है, लेकिन हम स्थल मंडल को फिर से रिवीजन करा रहे हैं। उसके बाद अभी हम वायुमंडल संगठक में आएंगे, जो कि आपको रिवाइज हो जाएगा एक बार। तो एशिया, फिर अफ्रीका 20.2%। ये सीरियल वाइज चलेंगे। आज हम क्रम बेक्रम भी बताए हैं, आज हम क्रम वाइज ही बताएंगे, बड़े से छोटे की तरफ। फिर अफ्रीका, फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, यह है 16.5। फिर है साउथ अमेरिका, यह है 11.8। फिर अंटार्कटिका, जो कि है ये है 9.6। और उसके बाद यूरोप, जो कि ये है 6.5। और 7th है ऑस्ट्रेलिया, ये है 5.3। ये 7 महाद्वीप जो हैं, इन 7 महाद्वीप को क्रम वाइज मैंने कराया है। इसका मित्रों आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसको मिटा के फिर हम वायुमंडलीय संगठन, इसलिए मैंने इसको बताया कि स्थल मंडल और जीव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, ये जो एक दूसरे के संगठक हैं, ये आपस में मिले हुए हैं और इनको सबको बायोस्फीयर कहा गया। और बायोस्फीयर में हम जैसे स्थल मंडल पढ़े, तो हालांकि यहाँ पे हमने एशिया, अफ्रीका ये सब पढ़ा। इसमें अभी आने का तो बहुत कुछ, जैसे आने में इसमें पर्वत, पहाड़, पर्वत जो प्रथम कोटि के जो है इसमें उच्चावच हैं, इसको भी हम 3 तरीके से बांट सकते हैं। जैसे प्रथम कोटि के उच्चावच, जिसमें 7 महाद्वीप एवं 4 महासागर आते हैं। और ये द्वितीय कोटि के उच्चावच, जिसमें द्वितीय कोटि के उच्चावच, जिसमें पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, मरुस्थल इत्यादि, इन तरीके से जो है द्वितीय कोटि के उच्चावच आते हैं। और तृतीय कोटि के उच्चावच की बात हम कर लें। तृतीय कोटि के उच्चावच, तृतीय कोटि के उच्चावच वो होते हैं जो अपक्षय और अपर्दन के बाद जो स्थलाकृति प्राप्त होती है, उनको हम तृतीय कोटि के उच्चावच में रखते हैं। यानी अपक्षय एवं अपर्दन के बाद जो स्थलाकृति प्राप्त होती है, उसे हम तृतीय कोटि के उच्चावच कहते हैं। ये जान ले हम, अपक्षय और अपर्दन होता क्या है। ये ताप, अपक्षय का मतलब होता है जो क्षय होता है, और क्षय होता क्यों है, टेम्परेचर ज़्यादा, ताप ज़्यादा या ताप कम। बहुत ज़्यादा ताप होने से अणु दूर दूर जाते हैं और बहुत कम ताप होने से संकुचन होता है। तो इस तरीके से संकुचन होगा तो अणु नज़दीक आएंगे, तो जिससे कि इसमें एक दरार सा नुमा पड़ जाता है और ये कण ढीले पड़ जाते हैं। और ढीले पड़ने के बाद इनमें जैसे वायु अपर्दन हुआ या ग्लेशियर का अपर्दन हुआ, यानी कि ग्लेशियर उसके ऊपर से सरका या वायु तेज हवा चला या वर्षा का अपर्दन हुआ। अपर्दन मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर जो मलबे या ऊपर से जो ले आते हैं उनको अपर्दन कहा जाता है। और जो वर्षा के अतिरिक्त, तो इन तरीके से कई तरीके से जो अपर्दन होता है, तो वो मलबे जो ऊपर से कर जाते हैं, तो जैसे पर्वत अगर था तो वो पर्वत पहाड़ हो जाता है, पठार हो जाता है, पठार धीरे धीरे मैदान। इस तरीके से जो नुकीले यानी कि पर्वत, यानी कि जो नुकीले माउंटेन है, माउंटेन हिल हो गया, हिल के बाद जब आते हैं इस तरीके से तो प्लेटू बन जाता है, प्लेटू के बाद प्लेन्स बन जाते हैं। तो जो हम देखते हैं पूरे पृथ्वी पर जो उच्चावच देखते हैं, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे झील है, कहीं पे मरुस्थल है, कहीं पे समुद्र है, वो सीन इस तरीके से हम देखते हैं। तो हम इसी
इसी को देखते हुए उच्चावच के आधार पर इसको 3 भाग यानी कि हमने पहले तो ये अलग अलग जो है महाद्वीप हैं और उसके बाद इनको प्रथम कोट, द्वितीय कोट और तृतीय कोट में बदल दिया। ये सब जो स्थलाकृत बने हैं, एग्जाम के दृश्य से यह बहुत महत्वपूर्ण पहले पूछा जाता है कि प्रथम कोट के कौन कौन है, द्वितीय कोट को के उच्चावच कौन कौन से हैं, यह भी पूछा जाएगा। फिर एग्जाम में एक चीज और आएगा जो कि अभी हम बाद में बताएंगे, वो ज्योग्राफी में भी आ जाएगा। क्यों? हर जो जितना भी महाद्वीप है, जैसे एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी। तो हम जैसे कि मालूम है कि पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, तो एशिया की जाहिर सी बात है सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में पड़ रहा है। इसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकनले। तो सारे महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां और कई पर्वतमालाएं जो कि इंपॉर्टेंट पर्वतमाला हैं, तो उनको भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। वो भी टेट और सुपर टेट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने को तो पारिस्थितिकी और पर्यावरण है, लेकिन वो ज्योग्राफी भी है जो कि एग्जाम में आना है। तो ये पर्यावरण और पारिस्थितिकी के ही घटक हैं जो कि पर्वत और पहाड़ और झील के रूप में पूछा जाता है। जैसे मीठे पानी का सबसे बड़ा झील या सबसे जो है गहरी झील, जैसे बैकाल झील सबसे गहरी झील, मीठे पानी की सुपीरियर झील जो इस तरीके से है। तो ये चीज़ भी पूछी जाती है। वान झील टर्की में जो सबसे ज़्यादा जिसमें लवणता पाई जाती है। तो इस तरीके के प्रश्न बनेंगे, उनको हम अलग अलग हम लेके लिखाएंगे और सब बताएंगे भी। लेकिन अभी फिलहाल जो हम एक बायोस्फीयर के कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट में हम अभी चल रहे हैं। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम मिटा के अगले चरण में आते हैं। तो मित्रों, अभी तक हम स्थलीय संगठक कंपोनेंट ऑफ लिथोस्फीयर में चल रहे थे। अब हम वायुमंडलीय संगठक कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर में चलेंगे। तो वायुमंडल में हम देखते हैं, वायुमंडल बहुत सारे गैसों और जल वाष्प द्वारा बने होते हैं। तो जिसमें गैसों में जैसे हमें मालूम है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, आर्गन, इस तरीके से बहुत सारे गैसों का संगठक है, इसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद हमें जल वाष्प भी है। जल वाष्प ही यहाँ पे वर्षा का कारण बनता है। कोहरा, वर्षा या जो जाड़े में जो है शीतलहरी है, इस तरीके से, और यह 0 से 5% तक होता है। तो जो धूल जलवाष्प में धूल और जो जल का जो मात्रा होता है वह जलवाष्प होता है। और जो वायुमंडल में पाया जाता है गैसों का संगठक गैस, और गैसों के अलावा ये जो क्या कहते हैं संगठक गैसों के अलावा धूल कण के जो जलवाष्प हैं ये पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखें, और ये पाए कहाँ जाते हैं। जब हम पृथ्वी से ऊपर चलते हैं तो हम इसको कई मंडलों में देख सकते हैं, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे पहली बात तो ये, इसको हम वायुमंडल में गैसों एवं जल वाष्प के रूप में जो हमारे चारों तरफ परिता है या चारों तरफ फैला हुआ है, वही वायुमंडल कहलाता है। इसके हम कई कंपोनेंट भी देख सकते हैं। जैसे हम वायुमंडल में जैसे ही हम ऊपर चलेंगे तो सबसे पहला मंडल में हम इसको विभक्त देख सकते हैं। सबसे पहला मंडल जो है वह परिवर्तन मंडल है या क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल। इसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। और यह भूमध्य रेखा पे 16 किलोमीटर और ध्रुवों पर 6 किलोमीटर। यह भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 6 किलोमीटर। यह
ट्रोपोस्फियर भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर जमीन से, और जो ध्रुवों पर है वह 6 किलोमीटर। और हम इसमें एक चीज और देखते हैं कि हम जैसे कि 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई या 1000 मीटर पे जाते हैं तो 6.5 सेंटीग्रेड जो है तापमान घट जाता है। यहां पे तापमान घट जाता है, और इसको परिवर्तन मंडल इसलिए कहा गया कि जितना भी वर्षण आंधी, तूफान, ओला या जितने भी वृष्टि टाइप के, अतिवृष्टि या अनावृष्टि जो भी होंगे, ये सब इसी मंडल का देन है, यानी क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर या परिवर्तन मंडल। और दूसरा जब हम आते हैं तो हम कहते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, ये 50, ये जो है स्ट्रेटोस्फियर, ये हम देखते हैं 15 से 30 किलोमीटर एक, और लगभग 50 किलोमीटर तक जाता है। 15 से 30 किलोमीटर इसलिए मैंने अलग किया कि इसी मंडल में ज्यादा ओजोन की परत पाई जाती है, ओजोन की परत पाई जाती है। ओजोन की परत क्या करती है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, वो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को वो रोक लेती है और पृथ्वी पर आने नहीं देती, जिससे कि बहुत सारे रोग और वो पृथ्वी पर हानिकारक जो किरणें हैं वो नहीं आ पाती हैं। और केवल सौर किरण जो आती हैं, जो कि इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण यहाँ की वनस्पति और मानव या जंतुओं के लिए जो सौर किरण आती हैं इंफ्रारेड के रूप में, तो वह किरणें आती हैं लघु तरंगों के रूप में, लेकिन पृथ्वी पे टकराने के बाद पार्थिव विकिरण कहा जाता है दीर्घ तरंगों में, और वापस जाती हैं। यही बात हम आगे जब ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ाएंगे, तो अगर हम कार्बन या CFC या जो है मीथेन एक लेयर सी बन जाती है, यदि लेयर क्रॉस नहीं कर पाएगी तो वायुमंडल हमारा तापमान, वायुमंडल का तापमान बढ़ जाएगा, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन कहते हैं। तो वो हम आगे लेक्चर में पढ़ाएंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। लेकिन यहां भी यदि ओजोन की किरणें, अगर ओजोन की किरणों पे कार्बन डाइऑक्साइड या इस तरीके से नुकसान होगा, तो अगर इसका नुकसान होगा तो वहां छिद्र हो जाए, जो कि देखा गया है, वैज्ञानिकों ने छिद्र पाया गया। और अगर ऐसा पाया गया तो जो नुकसानदायक जो किरणें, सौर किरणें आती हैं, वो पृथ्वी पर सीधे आएंगी और पृथ्वी का तापन बढ़ाएंगी, वैश्विक तापन, जिससे कि बर्फ, ग्लेशियर गलेंगे। तो एक बात, स्थल कम होता, बहुत सारे जो है देश डूब जाएंगे, और दूसरी बात वैश्विक तापन बढ़ेगा, जिससे कि मानव या वनस्पतियों को भी नुकसान होगा। इन्हीं सब को लेके बैठ के लगातार होती हैं, वो हम आगे लेक्चर में लेंगे। तो ये रहा समताप मंडल, और समताप मंडल के बाद हम आते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल, ये जो मध्य मंडल है, मीसोस्फीयर, इसको मीसोस्फीयर, यह 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर होता है। इसकी खास बात क्या होती है, इसी मीसोस्फीयर के ऊपर यदि हम जाते हैं तो टेम्परेचर हमारा बढ़ने लगता है। यहाँ टेम्परेचर की वृद्धि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तो हमारे टेम्परेचर वैसे वैसे वृद्धि करने लगेगा। और उसके बाद हम चौथा देख लेते हैं, आयन मंडल। चौथा आयन मंडल, आयनोस्फीयर, आयन मंडल, आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर 80 किलोमीटर से ऊपर, और इसमें आयनाइजेशन होता है, और इसमें जो प्लस माइनस हम जैसे देखते हैं कि बहुत सारे हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं यहाँ पे विस्थापित किए जाते हैं। तो ये इसको हम आयनोस्फीयर कहते हैं। और आयनोस्फीयर के बाद पांचवा है आयतन मंडल, और इसको हम आयतन मंडल को हम एक्सोस्फीयर
और इन दोनों को मिला के बहिर्मंडल, जो कि सबसे ऊपरी मंडल है, बहिर्मंडल भी कहा जाता है। और जो कि हम अगर हमारे पारिस्थितिकी और पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो केवल परिवर्तन क्षोभ मंडल और समताप मंडल, दो ऐसे मंडल हैं जिनको हमें परिवर्तन, जिससे कि हमारे जो है पृथ्वी का जलवायु परिवर्तन हो सकता है, हमारे पृथ्वी पर पारिस्थितिकी और पर्यावरण परिवर्तन हो सकता है। इसलिए इन दो मंडलों को हमको विशेष ध्यान देखना है। तो हम बायोस्फीयर यानी जो जीव मंडल पढ़ रहे हैं, तो जीव मंडल के जो कंपोनेंट हैं, घटक हैं, स्थल मंडलीय, जो कि मैंने बताया कि 7 महाद्वीप, 4 महासागर, उसमें पर्वत पठार और इस तरीके से सारे स्थल होंगे। स्थल में घास मैदान, समुद्र मैदान और स्थल भी होंगे। दूसरा वायुमंडलीय संगठक, जो कि मैंने बताया कि ऊपर पृथ्वी के ऊपर गैसों तथा जलवाष्प का एक लेयर पाया जाता है या इसके ऊपर पाई जाती हैं गैसें, जैसे कि 78% नाइट्रोजन और 20.8 यानी 21% ऑक्सीजन, कार्बन 0.03% पाया जाता है और 0.09% आर्गन पाया जाता है। इसी तरीके से और जलवाष्प 0 से 5% तक पाया जाता है। और जैसे जैसे हमने बताया कि अगर हम पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो इसको हम 4-5 मंडल में देख सकते हैं, जैसे कि परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा है आयन मंडल या जो है बहिर्मंडल, और बीच में मेसोस्फीयर या मध्य मंडल भी बीच के कहते हैं। दो इधर और बीच में मध्य मंडल। हालांकि हमको पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन के दृष्टिकोण से केवल क्षोभ मंडल और ओजोनोस्फीयर या दूसरा समताप मंडल, ओजोन ये पूछा जाता है, ओजोन किस मंडल में पाया जाता है, तो ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है। वर्षा या किसी तरीके से कहाँ होता है, तो यह होता है पहले मंडल यानी क्षोभ मंडल में या परिवर्तन मंडल में। तो साथियों, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो बहुत ही जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और आगे हम जलवायु परिवर्तन पढ़ाएंगे और जैव विविधता पढ़ाएंगे। जलवायु परिवर्तन के साथ जैव विविधता और जैव विविधता के बाद जितने भी सम्मेलन हुए हैं वो सम्मेलन को पढ़ाएंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि आपके 30 के 30 प्रश्न यहीं से मिलेंगे, 30 गारंटी के साथ 30 के 30 मिलेंगे, हम ये बिल्कुल दावा करते हैं। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और जो है शेयर करिए। साथियों, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।